हेलो दोस्तों, मेरी कहानी वाले चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पैसों की भूखी देवरानी। ऋषि ने 6 महीने पहले ही अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली है और अब उसकी शादी की उम्र हो गई है। ऋषि हमेशा से अपने बड़े भाई जयदेव और भाभी वर्षा को माँ और पिता की तरह मानता है, क्योंकि ऋषि के माता पिता की मृत्यु के बाद ऋषि के बड़े भैया जय देव और भाभी वर्षा ने ही उसे माता पिता की तरह पाला। ऋषि, यह लो गर्मा गर्म परांठे, और हाँ, थोड़ा रुक कर खाना, नहीं तो मुंह जल जाएगा। थैंक यू वर्षा भाभी, आप सच में मेरी माँ की तरह ही ख्याल रखती हो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है। सब ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक ऋषि दीपिका नाम की एक लड़की के साथ शादी करके गले में जयमाला पहने उसे अपने घर ले आता है। दरवाजे पर ऋषि को एक लड़की के साथ देखकर जयदेव और वर्षा एकदम से चौंक जाते हैं। ऋषि, ये सब क्या है? और ये लड़की कौन है? और तुम्हारे गले में ये वरमाला? कहीं तुम दोनों ने शादी तो नहीं कर ली? हाँ भैया, मैंने और दीपिका ने शादी कर ली है। आई एम सॉरी, मैंने आप दोनों को ये सब नहीं बताया और सीधे दीपिका से शादी कर ली। वह हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे अचानक ही ये कदम उठाना पड़ा। हाँ भाभी, मेरे पापा मेरी शादी एक शराबी और बूढ़े आदमी से करवा रहे थे, जबकि मैं और ऋषि एक दूसरे को ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू जानते हैं। लेकिन अब बात हद से बाहर हो गई थी, इसीलिए हम दोनों ने मंदिर में जाकर ही शादी कर ली कि इससे पहले कोई मेरी शादी उस मनहूस आदमी से करवा दे। इसीलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। वर्षा और जयदेव दोनों को बहुत बुरा लगता है और दोनों ऋषि से बहुत गुस्सा भी होते हैं। जयदेव गुस्से में ऋषि से कहता है, चाहे जो भी हो, एक बार एक फ़ोन कॉल के जरिए ही हमें बता देता, पर तेरे लिए हम कहाँ इतने मायने रखते हैं। ये तुमने बहुत गलत किया ऋषि, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी भैया भाभी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि मुझे यह कदम उठाना पड़ा। आई होप आप लोग मेरी परेशानी को समझ रहे होंगे। मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। बस कर पगले, अब हाथ मत जोड़। इसके बाद वर्षा और जयदेव दोनों ऋषि को गले लगाते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। पहले पहले तो दीपिका सबके सामने बहुत ही अच्छी बनती है, पर दीपिका तो कुछ और ही मंसूबे लेकर इस घर में आई थी। इन्हें क्या लगा मैं बेचारी हूँ? ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन चैट के जरिए ही मैंने ऋषि को उल्लू बनाया और इस घर में प्रवेश किया। अब देखना ये देवरानी कैसे अपनी जेठानी, जेठ और पति को कंगाल करके दम लेती है। रात में अपने कमरे में दीपिका ऋषि से कहती है, ऋषि, तुमने हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है क्या, या फिर यूं ही अपने भैया के गुलाम बन के रहना है उम्र भर? तुम कहना क्या चाहती हो दीपिका? कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अपना हिस्सा चाहिए या नहीं। तुम्हारे माता पिता ने जो भी जायदाद है वो तुम दोनों के नाम करके गए हैं ना, और शायद जेठानी जी के नाम भी कुछ हिस्सा किया होगा। और आगे जाकर जब हमारे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई, हमारा बुढ़ापा, ना जाने कितने खर्चे होते हैं। अगर तुम अपना हक खुद से नहीं मांगोगे तो मुझे नहीं लगता कि भैया और भाभी खुद से तुम्हें तुम्हारा हक देंगे। दीपिका की बात सुनकर ऋषि गहरी सोच में पड़ जाता है। शायद तुम सही कह रही हो दीपिका, मैं सुबह ही भैया भाभी से बात करता हूँ। हमें अपना फ्यूचर तो सिक्योर करना ही पड़ेगा। यू आर राइट। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के समय ऋषि भैया भाभी से जायदाद की बात करता है, तो ऋषि की बात सुनकर जयदेव कहता है, अरे अभी अभी तुम्हारी शादी हुई है, बेफिक्र होकर रहो, जो हमारा है वो तुम्हारा ही तो है। हाँ ऋषि, इसमें हिस्सा क्या मांगना, अगर हमने तुम्हें हिस्सा नहीं भी दिया तभी भी तुम्हारा पूरी जायदाद पर हक रहेगा, और जो जयदेव का है वो सब तुम्हारा भी तो है। बस बहुत हुआ आप दोनों का ये ड्रामा। साफ साफ बोलिए ना कि नहीं देना चाहते आप लोग मुझे मेरा हिस्सा। आप लोग मेरे माता पिता नहीं बल्कि
भैया भाभी हो। माँ बाप ने मेरे नाम पर आधा हिस्सा किया था, इसीलिए मुझे अपना आधा हिस्सा चाहिए ही चाहिए। ये घर, गांव की ज़मीन, सब कुछ। ऋषि, तमीज़ से बात कर। इस बात को तुम आराम से भी कह सकते थे। गुस्सा करना मुझे भी आता है, लेकिन मैंने तुम पर कभी भी गुस्सा नहीं किया। ओहो, आप दोनों चुप ही रहिए। आप दोनों का असली रंग दिख गया आज मुझे। मैं पेपर बनवा रहा हूँ। माता पिता ने जैसे कहा था कि 50% मुझे मिलेगा, इसीलिए आप उन पेपर पर साइन कर देना। उसके बाद घर का आधा हिस्सा मेरा, गांव की आधी ज़मीन मेरी और दुकान का आधा हिस्सा मेरा। हर एक चीज़ पर मेरा आधा हिस्सा रहेगा। समझ गए आप? दीपिका के रचाए जाल में ऋषि फंस जाता है और वो उसे अपनी कठपुतली बनाकर अपना सारा काम करवाती है। वर्षा और जयदेव ऋषि का ये रूप देखकर पूरी तरह से टूट जाते हैं। बाकी चीज़ों के साथ साथ घर का भी बंटवारा होता है। दोनों एक ही घर पर रहकर एक दूसरे से बात नहीं करते। अब देखना मेरा अगला कदम क्या होता है। प्रॉपर्टी तो अब ऋषि के हाथ में है, अब उसे अपने हाथ में कैसे लाना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। दूसरी तरफ वर्षा रो ही जा रही थी। ऋषि ने अपनी बीवी के आते ही हमें पराया कर दिया। लगता नहीं था कि ऋषि इतना बदल जाएगा। एक ही छत के नीचे रहते हुए हम दोनों भाई एक दूसरे से बात नहीं करते। ये सब देखकर ऊपर माँ बाबूजी कितना दुखी होते होंगे। कुछ दिनों के बाद दीपिका ऋषि की सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा लेती है और धोखे से तलाक के पेपर पर भी ऋषि के साइन ले लेती है और कुछ दिनों के बाद घर छोड़कर चली जाती है। इस बात का पता जब ऋषि को चलता है तो वह अंदर ही अंदर टूट जाता है। अब ऋषि पूरी तरह से कंगाल हो गया था। वो बरामदे में बैठकर रो रहा था। सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं कंगाल हो गया। दीपिका की वजह से मेरा और भैया भाभी का रिश्ता भी टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊँ? तभी वहाँ पर वर्षा और जयदेव आ जाते हैं और ऋषि को गले से लगाते हैं। चुप हो जा ऋषि, रो मत, चल अंदर चल। सॉरी भैया भाभी, पैसों की भूखी बीवी के कारण मैं बर्बाद हो गया और मैंने आप दोनों का भी बहुत अपमान किया। इसके बाद वर्षा जयदेव ऋषि को माफ़ करके उसे अपने घर ले आते हैं और वह फिर से सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।